हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें अभी हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का। ठीक है, इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि PYQ हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं भी बताऊँगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है पहला, इसमें क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज़ लाइट। यानी कि यहाँ कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हमें चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, लेकिन ये देखना है कि डिकम्पोजिशन के लिए जो सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हमारी कौन सी है, लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है उसमें से जो सही ऑप्शन है वो है C 2AgBr, यानी कि 2AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइन। ठीक है, इसको जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जब एक कंपाउंड ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका AgBr है, Ag और Br में टूट रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको लाइट एनर्जी की ज़रूरत है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड, हाँ सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है, कंसीडर दी फॉलोइंग केस। यहाँ पर कह रहा है कि इन सारे केस को देखिए और देखने के बाद बताना है कि द केस इन विच न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म, यानी कि जो न्यू प्रोडक्ट है वो बन रहा है किस में। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। अब इसमें ये देखना है कि न्यू प्रोडक्ट किस में बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि B एंड D दोनों में न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि B में भी बन रहा है, ठीक है, और D में भी बन रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसका मैंने एक्सप्लेन किया है कि न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, बी और डी में जो है ना, लेस रिएक्टिव मेटल को जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, बी और डी में। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था उसी का यहाँ पर ये दिया गया है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक से ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसलिए ये क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे उनको और उससे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इसके बाद है राइट वन केमिकल इक्वेशन ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। यानी कि आपको यहाँ पर जितने भी जैसे कि चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि आपको इक्वेशन लिखना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए इक्वेशंस लिखना है जहाँ पर चेंज इन कलर, यानी कि कलर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है या फिर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है। आपको ये भी बताना है कि कलर कौन सा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या चेंज, कितना राइज़ हो रहा है या फॉल हो रहा है, और फिर कंपाउंड कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए, चेंज इन कलर में जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन है वो है FeCuSO4, तो ये बन जाएगा FeSO4Cu, यानी कि यहाँ पर जो इसका कलर है वो ब्लू रहेगा, लेकिन जब रिएक्शन होगा तो उसके बाद कलर इसका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप अपना भी कोई ले सकते हैं। उसका चेंज इन टेम्परेचर में ये इक्वेशन है NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl मिलाएंगे तो NaCl और H2O बनेगा और हीट रिलीज़ होगी, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बनेगा PbI2, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस। इसमें जब हम 2Ki मिलाते हैं तो PbI2, यानी कि ये जो है येलो कलर का हो जाता है, जो है प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और यहाँ पर 2KNO3 ये एक्वस यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें असर्शन रीज़न क्वेश्चन है, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन ZNO प्लस C। ठीक है, Zn प्लस CO। ठीक है, ZNO अंडरगोज रिडक्शन, क्या ZNO के अंदर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको असर्शन है। उसके बाद है कार्बन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट डेट रिड्यूस ZNO टू Zn, यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है कि ZNO प्लस C से रिएक्शन क्या हो रहा है, Zn प्लस CO। तो यहाँ कह रहा है ZNO जो है वो रिडक्शन हो रहा है इसके अंदर। दूसरा कह रहा है कि कार्बन इज़ रिड्यूसिंग एजेंट,
जो रिड्यूस कर रहा है ZNO को ZN में। अब आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसकी वजह से कोई भी जो कंपाउंड है उसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें से जो सही हो वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, यानी कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो रिएक्शन ऐसा जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, उसमें हम लोग उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और जिंक ऑक्साइड क्या है वो जिंक में रिड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आप एक बार इक्वेशन को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिफाइन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट एक्सचेंज आयंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आयंस एक्सचेंज होते हैं, उसमें भी 2 रिएक्टेंट जो होते हैं दोनों आयन एक्सचेंज करते हैं और न्यू कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, इसके बाद बी में है राइट केमिकल इक्वेशंस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि आपको ऐसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, और आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो इसका आंसर है उसमें क्या है कि जो पहला क्वेश्चन था आपका कि आपको ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखना है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। तो इसका क्या है कि जब एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड रिएक्ट करेगा बेस से यानी कि एल्कली से बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस या फिर रेडिकल्स टू फॉर्म साल्ट। ठीक है, साल्ट बनाने के लिए एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड और बेस में एसिड रिएक्ट करता है बेस से, तो वहाँ पर आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और साल्ट बनता है। ठीक है ना, तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 आयोनिक कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस और रेडिकल्स टू फॉर्म 2 और मोर न्यूली कंपाउंड सच दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्युबल साल्ट। कहता है जब एक एक्वस सॉल्यूशन जिसमें 2 आयनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं और आयन का एक्सचेंज भी होता है, तो वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। ऐसे बनते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो इनसॉल्युबल साल्ट होता है और इस तरीके से यहाँ पर प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे, इस तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। व्हेन लीड नाइट्रेट, अब यहाँ पर एग्जांपल है कि जब लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से, तो वहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं PbNO3 ओल्टस, ये पूरा मैंने लिख दिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये शाइनिंग मेटल M, यहाँ पर कहता है कि एक मेटल है जो शाइनिंग मेटल है, ऑन बर्निंग जब उसको जलाया जाता है तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, चेंज टू वाइट पाउडर N। अब यहाँ पर M और N को पता करना है कि कौन है और इसको रिएक्शन के द्वारा दिखाना भी है बैलेंस करके। और ये कह रहा है कि डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इन दिस रिएक्शन, क्या ऑक्सीडेशन या रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है M क्या है, मैग्नीशियम है, और N क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ पर Mg में जब O2 यानी कि ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, MgO बन जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ M जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर, बिकॉज Mg यानी कि जो मैग्नीशियम है ना उसमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, राइट दी अदर नेम गिवन टू लिम्प, स्टेट इट्स टू फंक्शन। ठीक है, लिम्प का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है टिश्यू फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, तो ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करता है, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। ड्रेन एक्सेस फ्लूइड, जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से वो वापस ब्लड में मिला देता है। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उससे भी वो फाइट करता है। ठीक है, इसका फिर एजर्शन रीज़न क्वेश्चन है, इसमें कहता है पहला एजर्शन है कि वॉल ऑफ एट्रिया, जो एट्रिया की वॉल होती है ये थिकर होती है वेंट्रिकल की वॉल से। अब इसके बाद कहता है कि वेंट्रिकल जो है वो उसको पंप करना होता है ब्लड, किसमें, अलग अलग ऑर्गन्स में, वो भी हाई प्रेशर से। तो इसमें क्या है, एजर्शन सही है, रीज़न सही है, क्या है, ये आपको चारों ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है डी सही, यानी कि एजर्शन तो फॉल्स है बट रीज़न
ट्रू है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर ये कह रहा है कि एट्रिया की वॉल थिकर होती है वेंट्रिकल से, ये गलत बात है, ठीक है, एजर्शन गलत है। अभी इसमें लिख रहा है कि इन रियलिटी क्या है, तो जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिकर होती है एट्रिया से। वेंट्रिकल के पास थिकर मस्कुलर वॉल होते हैं, क्योंकि ये वेंट्रिकल क्या करती है, ये पंप करती है ब्लड को आउट ऑफ द हार्ट से बाहर पंप करती है टू दी लंग्स, कहाँ, लंग्स के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, और पूरे बॉडी में, ठीक है, विच रिक्वायर मोर फोर्स। चूँकि इसको ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी जो मसल्स होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन इट्स फूड, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है, इसमें हेयर लाइक आउटग्रोथ यानी कि सीलिया मौजूद होते हैं पूरे सरफेस पर, ठीक है। पैरामीशियम के पूरे बॉडी के सरफेस पर क्या होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं जो भोजन को कलेक्ट करते हैं। दे स्वीप द फूड इनसाइड द बॉडी थ्रू द ओरल ग्रूव, और उसको फिर ओरल ग्रूव की मदद से वो स्विप कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद है लिस्ट द रोल ईच ऑफ द फॉलोइंग इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, तो ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक पीएच जो है हमारे स्टोमक का उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, क्योंकि जो एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिव होगा इसी की मदद से, और ये हमारे प्रोटीन को जो स्टोमक के अंदर होता है उसको डाइजेस्ट करता है। ट्राइप्सिन का क्या काम है, तो ट्राइप्सिन जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टिड्स में तोड़ता है इन दी ड्यूडेनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, ठीक है। इट हेल्प इन डाइजेस्टिंग डाइटरी प्रोटीन बाय ब्रेकिंग द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये जो प्रोटीन है उसको भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है बाय ब्रेकिंग द चेन, एमिनो एसिड्स की जो चेन है उसको ब्रेक करके। इट ऑल्सो एक्टिवेट सम प्रो एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में जो प्रो एंजाइम्स मौजूद होते हैं उनको भी एक्टिव कर देता है ट्राइप्सिन, ठीक है। इसके बाद क्या है, मस्कुलर वॉल ऑफ स्टोमक, इसका जो है आपके बुक में भी दिया गया है, द मस्कुलर वॉल इन दी स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट periodically and thereby help in churning and mixing of the food with the digestive enzyme, ठीक है। यानी कि जो मस्कुलर वॉल होती है पेट की वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पेरियोडिकली बार बार, और इस तरीके से जो खाना होता है उसको वो चर्न करता है और मिक्स करता है, किसके साथ, डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। इट हेल्प इन केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन में भी मदद करता है। इसके बाद है सैलिवरी एमाइलेज, तो ये हमारे सलाइवा में पाया जाता है जो कि हमारे स्टार्च को तोड़ता है और इसको सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर रीजंस आपको बताने हैं। वेंट्रिकल के पास थिकर मसल्स होती है देन एट्रिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो स्लो होता है प्लांट में, ठीक है। तो इसका मैं रीज़न यहाँ पर लिख दिया हूँ, देखो यहाँ पे जो एक आंसर है वो है कि वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को अलग अलग ऑर्गन में, इसलिए इसकी जो वॉल होती है वो थिकर होती है, ठीक है, एट्रिया से ज़्यादा थिकर होती है। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो स्लो होता है, इसकी वजह ये है कि इसमें लेस एलोबरेट सिस्टम होता है एनिमल्स से के कंपेयर में, ठीक है। प्लांट आर जनरली लेस एक्टिव सो देयर सेल डू नॉट रिक्वायर्ड रैपिड मटेरियल सप्लाई, वो लेस एक्टिव होते हैं आमतौर से, इसलिए उसके सेल को ज़रूरत नहीं पड़ती है रैपिड मटेरियल सप्लाई के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पे जो सी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टेब्रा डिफर फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रा जो होता है उसमें उसके हिसाब से एक्वेटिक वर्टेब्रा का जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है वो अलग होता है। तो इसका क्या है रीज़न, तो इसका रीज़न ये है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एक्वेटिक वर्टेब्रा डिफर फ्रॉम टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रा बिकॉज एक्वेटिक वर्टेब्रा लाइक फिश हैव गिल्स, उसके पास गिल्स होते हैं ऑक्सीजनेशन के लिए, और ये सिंगल सर्कुलेशन को एग्जिबिट करता है, यानी कि जैसे ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन होता है इसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, जहाँ ब्लड जो है हार्ट को सिर्फ एक ही बार एक साइकिल में पास करता है। टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रा क्या है, तो इसमें बर्ड्स एंड ह्यूमन होते हैं, जैसे जिनके पास लंग्स होता है ये डबल सर्कुलेशन करते हैं और ब्लड पास करता है हार्ट को 2 बार, ठीक है। इसके बाद है ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, डी में हमारा पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल ट्रैवल फास्टर, दिन में जो वाटर और मिनरल है वो ज़्यादा तेज़ी से जाइलम से पास करता है एज़ कम्पेयर टू नाइट के मुताबिक। तो यहाँ पर इसका जो रीज़न है वो ये है कि ड्यूरिंग द दिन में क्या होता है कि वाटर और मिनरल ज़्यादा तेज़ी से ये करते हैं, क्योंकि द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ हायर ड्यूरिंग द डे, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपिरेशन जो दर है वो दिन में ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। वेन्स है वॉल्व, वेन में वॉल्व क्यों होती है, तो ब्लड जो है वो वापस नहीं आए इस वजह से वेन में वॉल्व्स दी जाती हैं, जबकि आर्टरीज़ में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो प्रेशर होता है हार्ट का वो काफ़ी होता है ब्लड को फ्लो
एक ही डायरेक्शन में करवाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम बता देंगे बाद में, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और आपका फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फॉर डाइवर्जिंग मिरर आपको लिखना है, ठीक है। तो इट इज़ द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपेयर टू डाइवर्ज। यानी कि एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ से जो रेज पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं वो ऐसा लगे कि वो उस पॉइंट से वापस डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट को, यानी कि जितनी भी पैरेलल रेज होंगी, ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जितनी भी पैरेलल रेज होंगी वो इस पॉइंट से होती हुई, यानी कि इस पॉइंट से होती हुई डाइवर्ज नज़र आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा यही आपका प्रिंसिपल एक्सिस का पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। फोकल लेंथ क्या है, तो यही पोल और प्रिंसिपल फोकस जो है इस दोनों के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाना है और यहाँ पर मैंने दिखा दिया है कि ये जो पार्ट है आपका ये फोकस है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये है फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पर फिर न्यूमेरिकल आ गया। इस न्यूमेरिकल को आप खुद से कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बाद में बता देंगे। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था मैंने सब सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और जो मुझसे डायरेक्ट आके पूछ सकते हैं वो कल पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।